नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए प्रसिद्ध पत्रकार, कथाकार, उपन्यासकार खुशवंत सिंह की लिखी अंग्रेजी कहानी का हिंदी रूपांतरण दौलत राम की मौत। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। जिस दिन दौलत राम की मौत हुई, कुछ ऐसी बातें घटित हुईं जो उनके बेटे को, जब वह उन घटनाओं को अपने दिमाग में घुमाने फिराने लगा, काफ़ी कुछ अजीब सी लगी। 21 जुलाई को सवेरे रंगा को पहली चेतावनी प्राप्त हुई। वह एक रेस्तरा में बैठा सवेरे की दूसरी कॉफ़ी पी रहा था। इस रेस्तरा में वह रोज़ जाता था। यह साफ़ सुथरी अच्छी जगह थी जिसकी सजावट टीक की पट्टियों से, जिनके चारों ओर सुनहरी लाइनें खींची रहती थीं, की गई थी। फर्श की दरी और खिड़कियों पर पड़ी झालरें गहरे भूरे रंग की थीं और छत पर चमकते नीले रंग का हीरे की तरह जगमग करता फानूस टंगा था। कमरे की हवा को ठंडा किया जाता था। गर्मी के दिनों में ये शहर की सबसे शांत और शीतल जगह थी। आज उतनी गर्मी नहीं थी जितनी जुलाई में आमतौर पर पड़ती है। सवेरे थोड़ी सी बारिश हुई थी। आसमान में अभी भी बादल छाए थे। हवा में नमी होने के कारण एयर कूलर का असर नहीं पड़ रहा था। लोग आते, थोड़ी देर बैठते, छत की तरफ पंखों के लिए नज़र डालते जो रेस्तरा में थे ही नहीं, तो आर्डर वापस लेकर उठ जाते। सिर्फ पड़ोस के दफ्तरों से आने वाले लोग जो हमेशा यहाँ आते थे बैठे रहते। रंगा भी हमेशा आने वालों में से था। गोवा का 3 वाद्यों का बैंड बजने लगा। रंगा समझ नहीं पाता था कि वे क्या बजा रहे हैं, लेकिन वह जानता है कि यह हल्का संगीत नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो उसे कप मेज पर रखकर उसे सुनने को प्रेरित करता है। उसे लगता था कि इसका कुछ विशेष महत्व जरूर है। उसने बाद में यही सोचा कि इसका कुछ महत्व होना ही चाहिए। जैसे ही बैंड ने यह टकरा बजाना ख़त्म किया, बार के पीछे छिपा टेलीफोन बज उठा। रंगा यह तो समझ नहीं पाया कि बारमैन क्या कह रहा है, लेकिन उसने ये ज़रूर देखा कि वह सिर झुकाकर और एक कान को अंगुली से बंद करके सुनने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, और शायद ये भी कह रहा है कि ज़रा ज़ोर से बोलो। फिर उसने कागज़ का एक टुकड़ा उठाया, उस पर कुछ लिखा और फ़ोन में से उसे दोहराकर संदेश की पुष्टि की। फिर उसने रिसीवर रख दिया और हाल में सिर घुमा घुमा कर देखने लगा कि जो नक्शा फ़ोन वाले ने बताया है उसे पूरा करने वाला आदमी कौन है। लाइट हाउस की रोशनी की तरह उसकी आंखें इधर उधर घूमी और रंगा पर आकर टिक गईं। रंगा ने उसकी नज़र बर्दाश्त न कर पाने के कारण अपना सिर नीचे कर लिया। बारमैन को पूरा संतोष हो गया तो वह उठकर रंगा के पास आया और कहने लगा, आपके लिए टेलीफोन है सर। रंगा ने ये नहीं सोचा कि बारमैन सबसे पहले उसी के पास क्यों आया, या यह कि उसने नाम पूछकर निश्चय क्यों नहीं किया और वह एकदम कह दिया कि आपके लिए टेलीफोन है। जब बाद में उसने इस पर सोचा तो उसे याद आया कि बारमैन के उसके पास पहुंचने से पहले कि वह उठकर खड़ा हो गया था, और उसे ये भी याद आया कि उसने किसी तरह यह भी महसूस कर लिया कि खबर अच्छी नहीं होनी चाहिए। यह पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ था कि रेस्तरा में उसके लिए फ़ोन आया था। उसके बहुत से दोस्त जानते थे कि वह 11 बजे यहाँ आकर काफ़ी पीता है। वो हमेशा दफ्तर से निकलने से पहले कहता था, मैं काफ़ी पीने जा रहा हूँ, कोई ख़ास बात हो तो संदेश भेज देना। लेकिन वह समझ गया था कि ये फ़ोन न उसके किसी दोस्त का है न दफ्तर से आया है। उसने फ़ोन लिया तो किसी ने कहा, फ़ौरन घर आ जाओ, तुम्हारे पिता बीमार हैं। उसने फ़ोन करने वाले का नाम भी नहीं पूछा। बात बड़े साधारण ढंग से कही गई थी। बाद में रंगा को लगा कि कोई बूढ़ा आदमी था। रंगा घर लौट आया। ये पहली बार दौलत राम अचानक बीमार नहीं हुए थे। समस्या उनकी पित्त बढ़ने की थी। भोजन में जरा सी असावधानी पेट में ज़बरदस्त दर्द पैदा कर देती थी। तब मार्फिया के इंजेक्शन और दूसरी दवाएं देकर उन पर काबू पाया जाता था। दर्द तो बंद हो जाता, लेकिन उन्हें 2 हफ्ते बिस्तर पर बिताने पड़ते। तब वह बड़ी शांति से वक्त बिताते और अपने घर वालों को इकट्ठा करके उन्हें समझाते कि गलत खाने से ही सब बीमारियां पैदा होती हैं, और अब वह बिल्कुल सादा और उबला हुआ खाना ही खाएंगे और निश्चित समय पर ही खाएंगे। फिर उनकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजरेगी। आदमी मरता नहीं है, वही खुद को मार डालता है, वे प्रायश्चित करने की भावना से कहते। कुछ दिन तक वे इस तरह व्यवहार करते और विस्की के विशेष गिलास में संतरे का रस भर कर पीते। वे अपने मेहमानों से भी जिद करके यही पीने के लिए कहते जिससे उनकी प्रबल इच्छा शक्ति प्रमाणित हो। एक गिलास लेकर देखिए तो वे आग्रह करते और नई अर्जित दिव्यता का मुखौटा धारण करके बताते, मैंने पीना छोड़ दिया है।
40 साल तक डट कर पीने के बाद अब छोड़ पाना आसान तो नहीं हुआ, लेकिन अब वह कमी महसूस भी नहीं होती। दरअसल अब मैं ज़्यादा स्वस्थ महसूस करता हूँ। इसके बाद कहीं बाहर जाने का निमंत्रण मिलता तब एक छोटा पैग लेते, सिर्फ एक छोटा पैग। डॉक्टर कहते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होता। फिर 1 के 2 हो जाते और 2 के 3। फिर उन्हें विस्की के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ही न होती। वे अपने नौकर को इतने साधारण ढंग से लाने को कहते जैसे पठन कक्ष या स्टडी रूम से चश्मा मंगवा रहे हों। जब पत्नी किसी काम से बाहर जाती तो एकदम गटक जाते और एक मंगवा लेते। इसे वे आराम से इस तरह पीते जैसे पहला पी रहे हों, और डिनर से पहले एक छोटा पैक कोई नुकसान नहीं करेगा कि दलील देकर पी लेते। अगर पत्नी जरा भी नाक भौं सिकोड़ कर देखती तो पूछते कि हर वक्त टीका टिप्पणी क्यों करती हैं। इस तरह की दलील देकर 3 या 4 पैग विस्की पी लेते, कुछ आराम से और कुछ जल्दी से घटक घटक कर पेट में चली जाती। फिर देर से डिनर होता तो इस उबले हुए खाने के फलाने के यहाँ की तली हुई मछली कितनी मज़ेदार होती है। हमारा रसोइया वैसी क्यों नहीं बना पाता, या हमें मीट और अंडे और उनके साथ गाजर मूली भी खाना चाहिए, इनमें प्रोटीन होता है। उन्होंने भोजन के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था और ए से जेड तक सब विटामिनों के बारे में जानते थे। वे तब तक इन्हें खाते चले जाते जब तक वर्णमाला के ये अक्षर उनके पेट में पत्थर बनकर उछलना कूदना शुरू नहीं कर देते। इसके बाद वे जो ज़बरदस्त दर्द शुरू होता और ज़ोर ज़ोर से कराहने की आवाज़ें उठती, उनमें पत्नी के ये शब्द कि तुम कभी मेरी तो सुनते ही नहीं, भीतर ही डूब जाते। फिर वहीं नर्सों, डॉक्टरों, मार्फिया के इंजेक्शनों, रिश्तेदारों को तार देने का तांता शुरू हो जाता। भगवान न करे कि कोई अनहोनी घट जाए। फिर आराम और हमेशा का मुहावरा, आदमी मरता नहीं, वो खुद अपने को मारता है। पहली 2-3 दफ़ा तो रंगा को ये चेतावनियाँ काफ़ी परेशान करने वाली लगी। घर में पूछताछ की गई, ज़रा सोच कर बताओ पापा की उम्र अब क्या होगी, और अरे ये तो कोई ज़्यादा नहीं है। इसके बाद वह कुछ निश्चिंत हो गया। अब वह पहली बात ये कहता तो फिर शुरू हो गए, लेकिन इस बार जैसा मैंने पहले कहा, रंगा को लग रहा था कि मामला गंभीर है। बाहर का मौसम भी खराब था। सूरज काले घुमड़ते बादलों से बेतरह लड़ रहा था जो उसे बार बार ढक लेते थे। जरा भी ठंडी हवा नहीं चल रही थी और बगीचे के पेड़ जैसे मुंह लटकाए खड़े थे, और घर भी, हालांकि ये कहना सही नहीं लगता, विधवा की तरह दुखी दिखाई दे रहा था। इसकी वजह घर की दीवारें थी। इकजोरा की जो बेल चारों तरफ अपनी हरी भरी पत्तियों और खिले हुए गुलाबी फूलों से लहलहाती फैली रहती थी, इस समय जगह जगह से खुश्क और खाली नजर आती थी और लगता कि घर को जैसे लकवा मार गया है। इस समय वहाँ एकदम शांति छाई हुई थी। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। सामान्यतः घर भर के बच्चे और सभी उम्र के नाती पोते अपनी अपनी आयाओं के साथ इधर उधर दौड़ लगाते दिखाई देते, और उनके साथ नौकरों के बच्चे भी मिलजुल कर खेलते कूदते रहते। हाल के प्रवेश द्वार पर आज टेलीफोन के पास बैठा चपरासी भी दिखाई नहीं दिया। टेलीफोन भी मेज से हटा दिया गया था। सामने वाले मैदान में मिलने जुलने वालों की गाड़ियां भी नहीं थीं, और चपरासी इस समय शायद अपनी बीबी के पास बैठा चिलम पी रहा होगा। लेकिन चपरासी ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि भिखारी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इन पर काबू करने के लिए वह ज़्यादातर अपने अल्सेशियन कुत्ते मोती पर निर्भर करता था। मोती पोशाक से ही लोगों को पहचान लेता। वो यूरोपियन वेशभूषा को ही पसंद करता और बाकी सबकी धोती और कुर्ता दांतों के खींचकर उन्हें बाहर भगा देता। लेकिन इस समय वहाँ एक भिखारी ही दिखाई दे रहा था। वे प्रवेश मार्ग के बीचों बीच चुपचाप बैठा था। उसका सिर घुटनों के भीतर था और दोनों हाथ घुटनों को घेरे हुए थे। मोती कुछ दूर खड़ा उसका जायजा ले रहा था। कभी उसकी दाईं तरफ देखता, कभी बाईं तरफ, और कोशिश कर रहा था कि उसकी असलियत को पहचाने। रंगा कार से बाहर निकला तो हमेशा की तरह उसने उसका स्वागत नहीं किया। भिखारी पर न किसी के आने जाने का और न कारों की आवाज़ का कोई असर पड़ रहा था। क्या चाहिए तुम्हें? रंगा ने डपटते हुए उससे पूछा। भीख मांगने के बारे में उसके विचार बड़े कठोर थे। बूढ़े ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। 80 से ज़्यादा का लग रहा था। भूरी कमीज और ऊपर मुंह से नीचे पेट पर लंबी सफ़ेद दाढ़ी फैली हुई थी। सिर पर ढीली ढाली पगड़ी थी जिसके भीतर से सफ़ेद बाल बाहर निकल रहे थे। आंखों पर घनी भौहें थीं, वे एकदम सफ़ेद थीं। उसने रंगा को उदास नज़रों से देखा। रंगा को अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी। उसने मीठी आवाज़ में फिर पूछा, आपको क्या चाहिए बाबा जी? बूढ़े ने रंगा की तरफ से नज़रें नहीं हटाई और सिर हिलाया। रंगा को लगा जैसे वह तस्वीर के फ्रेम में जड़ दिया गया है। यूं था वह भिखारी ही,
विभाजन के बाद से ऐसे लोगों की जैसे बाढ़ आ गई थी। यह भी उन्हीं लाखों लोगों में से एक होगा जो अपना घर बार खो चुके हैं। उसके घर वाले आम हत्याकांड में मारे गए होंगे और वह अब इतना बूढ़ा हो चुका है कि ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसके अलावा भी कोई बात थी। रंगा को लग रहा था कि उसने इस आदमी को कहीं देखा है। बाबा जी, आप कहाँ से आए हैं? बूढ़े ने अपनी आंखें बंद कर ली, कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल निकल कर दाढ़ी में समाते रहे। मोती भी उसके पास आया, उसे सूंघा और रिरियाते हुए वापस लौट गया। आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? कोई बेटा बेटी जो आपकी देखभाल करे? बूढ़े ने फिर सिर हिलाया। मोती उसके पास आया और सूंघ कर रंगा के पास जाकर खड़ा हो गया। रंगा को लगा कि ज़्यादा बात करना फिजूल है, आप रसोई घर में चले जाएं। यह कहकर उसने नौकरों के क्वार्टर की तरफ इशारा किया। मैं उनसे कह देता हूँ कि आपको खाना दें। यह कहकर रंगा आगे बढ़ा। उसे लग रहा था कि बूढ़ा उसे पीछे खींच रहा है। उसके पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। रंगा ने इसे पहले कहाँ देखा था? उसने मुड़कर देखा तो बूढ़ा पहले की तरह घुटनों में मुंह घुसाए बैठा नजर आया। शायद वह सो गया। वह मोती से टकराया और गिरते गिरते बचा। दौलत राम हमेशा की तरह परेशान थे। वे पेट पकड़े कर आ रहे थे। चारों तरफ रिश्तेदार इकट्ठा हो गए थे। एक नर्स उनकी बाह पर स्पिरिट मल रही थी। डॉक्टर इंजेक्शन के लिए सुई तैयार कर रहा था। फिर उसने सुई बाह में गड़ाई और जोर लगाकर मार्फिया भीतर पहुंचा दिया। 2-3 मिनट में नशा उनके शरीर में फैल गया और वे सो गए। डॉक्टर ने बक्सा बंद किया, नर्स को हिदायतें दी और बाहर चले गए। रिश्तेदार अंगूठों के बल धीरे धीरे चलते हुए वापस लौटने लगे। रंगा ने मोती को घसीटकर जबरदस्ती बाहर निकाला। बेडरूम से बाहर निकलकर रंगा को पता चला कि उसके भाई और बहन भी वहाँ हैं। दोनों दिल्ली से काफ़ी दूर रहते थे और उन्हें पिता के बारे में बताना काफ़ी कठिन था। भाई ने बताया कि उसे एक इमरजेंसी में हो रही मीटिंग से निकल कर आना पड़ा। बहन सप्ताहांत की खरीदारी करने राजधानी आई थी। स्थिति गंभीर थी। परिवार की ये परंपरा थी कि मृत्यु के समय सब रिश्तेदार इकट्ठे हों। रंगा के परिवार में अभी तक कोई अकेला या अचानक नहीं मरा था। कोई बात होती जो सबको इकट्ठा कर लेती थी, कभी चिट्ठियों तारों के द्वारा और कभी कोई आंतरिक भावना ही उन्हें एक साथ ले आती थी। इस बात पर बहुत ज़्यादा गहराई से विचार करने की ज़रूरत नहीं है। नर्स बाहर आकर बता गई कि वे आराम से सो रहे हैं और उन्हें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है और मोती को बांध दिया जाए, क्योंकि वह बार बार भीतर जाकर पैरों के बल पलंग पर खड़ा हो जाता है और दौलत राम को देखने लगता है। जब लंच दिया गया तब रंगा को बाहर बैठे भिखारी की याद आई। वह मेज पर बैठे भाई से बात कर रहा था। उसने दीवार की तरफ देखा तो उसकी नज़र अपने बाबा के ऊपर लगे फ़ोटो पर जा पड़ी। नज़र पड़ी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह तस्वीर यहाँ पिछले 20 साल से लगी थी। दरअसल पहली बार रंगा ने भारी भरकम पगड़ी के नीचे छिपी और लंबी सफ़ेद दाढ़ी तथा घनी सफ़ेद भौहों वाली इस शक्ल को पहचाना। बड़ी अजीब बात थी। लग रहा था कि तस्वीर में बना चेहरा भी रंगा को पहली दफ़ा देख रहा है। रंगा का चेहरा पीला पड़ गया। वह बेवकूफ़ों की तरह आंखें फाड़े उस शांत चेहरे को देखता रहा। उसकी आंख झपकने में ही नहीं आ रही थी। हाथ में पकड़ी चम्मच से सूप मेज पर गिरने लगा। क्या बात है? भाई ने पूछा। लगता है तुमने भूत देख लिया हो। रंगा ने चम्मच नीचे प्लेट में डाल दी और बड़बड़ाने लगा। वह भिखारी? कौन सा भिखारी? भाई ने परेशान होकर पूछा। मैं अभी वापस आता हूँ। ये कहकर रंगा उठा और मकान के बाहर भागा। बूढ़ा वहाँ नहीं था। रंगा पहले से ज़्यादा पीला पड़कर कमरे में वापस लौटा। वह तो गया। मोती कहाँ है? तुम यह क्या कह रहे हो? कौन गया? मोती कहाँ है? रंगा ने फिर बोला। कहीं फिर बेडरूम में तो नहीं चला गया? नहीं सर, नर्स ने मुंह पोंछते हुए कहा। मैंने कमरा बंद कर दिया है, फिर भी मैं जाकर देखती हूँ। सब लोग उठकर नर्स के पीछे हो लिए। बेडरूम का दरवाज़ा आधा खुला था। रंगा नर्स के पीछे अंगूठों के बल भीतर पहुंचा। दौलत राम गहरी नींद में सोते नजर आ रहे थे। उनकी बगल में ही पलंग पर मोती भी लेटा था। वह अपराधी आंखों से सामने देख रहा था। इन लोगों को देखकर वह रिरियाने लगा। रंगा ने देखा कि दौलत राम की सांस नहीं चल रही है। वह सुबकता हुआ बाहर आया। वह भिखारी, वह तो गया। तो दोस्तों, ये थी खुशवंत सिंह की लिखी अंग्रेजी कहानी का हिंदी रूपांतरण दौलत राम की मौत। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।